ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक कंडीशंस डिराइव करवाई थी फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उस कंडीशंस में हमने पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी है उसमें जो कॉस फाई का फैक्टर है, हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी रिजल्टेंट वेव की। आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस टू रूट आई ए आई बी कॉस फाई। ये आंसर बच्चे मैंने प्रीवियस लेक्चर से लिखा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं तो सुपर इम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस superimpose on each other is called interference. Interference can be constructive, it can be destructive. Constructive interference मतलब two waves are in phase. फेज का मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है एंड ट्रफ इज ऑन ट्रफ। एंड व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, crest of one wave falls on the trough of another, then destructive interference will take place. तो जब cos phi का फैक्टर 1 होगा, दैट मीन्स cos phi की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 पे, उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। तो आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस टू रूट आई ए आई बी। ठीक, ये डिराइव हमने किया हुआ है, तो बस उसके आगे का एक स्टेप चेक करना है। दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इसको मुझे डिस्ट्रक्टिव के लिए लिखना हो तो मैं लिखूंगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे माइनस का फैक्टर आ जाएगा -2 रूट आई ए आई बी। तो इसे कैसे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव, तो इसे लिख रहे हैं मैक्सिमा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम मिनिमा। तो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे आई बी का होल स्क्वायर, तो जब मैं इसे खोलूंगी तो यही वैल्यू बन जाएगी। और मिनिमा को लिखने के लिए रूट आई ए माइनस आई बी होल स्क्वायर, जब मैं इस ब्रैकेट को रिजॉल्व करूंगी तो ये फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने अब रेशियो निकालनी है मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी की। रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए आई मैक्सिमा जो है वो डिवाइडेड बाय आई मिनिमा, उसी से रेशियो निकलेगी रूट आई ए प्लस रूट आई बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट आई ए माइनस आई बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगी, और आपको पता है रूट आई ए के इक्वल होता है और रूट आई बी बी के इक्वल होता है, क्योंकि इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आई ए को मैं ए लिख सकती हूँ और आई बी को बी लिख सकती हूँ, रूट आई बी को बी लिख सकते हैं। ऐसे ही इस रूट आई ए को ए लिख सकते हैं एंड रूट आई बी को बी। फाइन, तो इनकी स्क्वायर एज इट इज, मतलब जो रूट है वो इसकी स्क्वायर से हमने बैलेंस करके ये वैल्यू लिख दी है। इस इक्वेशन को b से डिवाइड कर रहे हैं ताकि पूरा फैक्टर एक सा बन जाए। इसमें b नहीं था तो डिवाइड हो गया, b के नीचे b आया तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय a बाय b -1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a बाय b है दो इंटेंसिटीज की रेशियो, एम्पलीट्यूड की, सॉरी, इट इज द रेशियो ऑफ टू एम्पलीट्यूड। इससे हम r पुट कर रहे हैं, तो a बाय b इज इक्वल टू r+1 डिवाइडेड बाय r-1 होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। फाइन, अब देखिए बच्चे इसी कंसेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन कि सपोज कीजिए टू वेव्स जिनकी इंटेंसिटी की रेशियो है 25/4, और मतलब जो दो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 25/4, और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है उनकी रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी व्हेन दे इंटरफेयर विद ईच अदर। तो दो इंटेंसिटीज की रेशियो गिवन है, मतलब आई ए
बाय ए बी इज इक्वल टू 25/4 इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ से हमने आई ए का फैक्टर कैलकुलेट कर लेना है। आई ए इज इक्वल टू 25/4 आई बी। अब अगर रेशो पूछिए तो सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला यूज़ करती हूँ इंटेंसिटी मैक्सिमम बाय मिनिमम का। तो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमा इज इक्वल टू r+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r-1 होल स्क्वायर, या हम डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो जो कन्वीनियंट लगेगा हम वही यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ये वाले फॉर्मूले को। आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट आई ए प्लस रूट आई बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट आई ए माइनस रूट आई बी होल स्क्वायर। अब आई ए की वैल्यू तो मैंने ये निकाली है 25/4 आई बी। इसे अगर मैं रूट में कर दूं तो मैं यहाँ पे पुट कर पाऊंगी। तो आई ए का रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट, 25/4 का रूट कितना होगा 5/2 रूट आई बी। अब देखिए रूट आई ए की वैल्यू 5/2 रूट आई बी प्लस आई बी एज इट इज, सारा जो इक्वेशन है वो एक ही सिंबल में हो गई आई बी में। ऐसी रूट आई ए की वैल्यू अगेन 5/2 रूट आई बी माइनस आई बी की होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व जब हम कर लेंगे तो आई बी यहाँ से कॉमन, 5/2 प्लस 1 और इसकी भी स्क्वायर, सिमिलरली 5/2 माइनस 1 होल स्क्वायर रूट आई बी की स्क्वायर। तो इसे सारा सॉल्व करके आंसर आएगा 49/9। तो दो वेव्स अगर इंटेंसिटी जिनकी रेशियो में थी 25/4 और वो इंटरफेरेंस शो कर रही थी, तो आपसे पूछा गया था कि उनकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो बताइए। तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी 49/9। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमें रिलेशन डिराइव करना है। जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो उनका विड्थ ऑफ स्लिट के साथ क्या रिलेशन है। सोर्स जो है उसकी विड्थ, जैसे सोर्स बड़ा भी हो सकता है सोर्स की विड्थ, फिर सोर्स ऐसे बिल्कुल फाइन हो। तो अगर विड्थ को हम फर्स्ट सोर्स की विड्थ डब्ल्यू ए ले रहे हैं और डब्ल्यू बी इज द विड्थ ऑफ द सोर्स S2, तो इंटेंसिटी विड्थ के साथ कैसे वेरी करती है, अब हमें वो बताना है। ठीक है, तो आर्टिकल की वो हम हेडिंग दे देते हैं, हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद विड्थ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हम विड्थ ऑफ सोर्स के साथ एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। देखो बच्चे, अगर जैसे कार्डबोर्ड में होल कर दिया, अगर होल ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी लाइट की, अगर होल बिल्कुल फाइन और थिन है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ लाइट, एंड सेकेंड जो लाइट है उसकी भी इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ लाइट। तो इसकी रेशियो हो गई आई ए बाय आई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए जो है वो एक की विड्थ है और ये दूसरे की। इंटेंसिटी को हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो दिस इंटेंसिटी इज ए स्क्वायर, आई बी इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी। तो मीन्स दो सोर्सेस का जो एम्पलीट्यूड है वो अंडर रूट है विड्थ की रेशियो के इक्वल, ऐसे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट लग सकता है कि जो सोर्सेज की विड्थ है अगर हम उसका रूट निकाल दें तो उतने एम्पलीट्यूड की वेव वो प्रोड्यूस करेगा रेशो में। फाइन। नेक्स्ट देखिए, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमने इंटेंसिटी को चेक किया विड्थ के साथ कि इंटेंसिटी विड्थ पे डिपेंड करती है। ऐसे ही इंटेंसिटी फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है। दो वेव्स अगर सेम फेज में आ रही हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और होगी, अगर फेज का डिफरेंस है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे उसका इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम चेक कर रहे हैं कि हाउ इंटेंसिटी इज varied with how intensity is varied with phase difference. This is again important क्योंकि इंटेंसिटी फेज डिफरेंस पे बहुत डिपेंड करती है। तो ये अब इस आर्टिकल में हम चेक करेंगे।
तो सपोज कर लेते हैं कि जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी है टू वेव्स की, उसका जो फेज डिफरेंस है वो फाई है और दैट इज कांस्टेंट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और फेज को एक फॉर्मूला लिंक करता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस 2 रूट आई ए आई बी एंड कॉस फाई। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो सिंपली आई ए प्लस आई बी नहीं है कि दोनों को ऐड कर दो, उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फैक्टर, जो ऐड होता है फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। सपोज करते हैं कि जो दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है, मीन्स आई ए इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, दे आर सेम और वैल्यू है उनकी आई नॉट। तो इस इक्वेशन में ये हम पुट करके देखते हैं, अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बनेगी, आई नॉट प्लस आई नॉट इंटू आई नॉट स्केयर, वो रूट से बैलेंस हो जाएगा, तो 2 I0 कॉस फाइव। यहाँ से 2 I0 इधर ऐड होके 2 I0 और इधर भी 2 I0 है, तो 2 I0 इज कॉमन, इन दोनों को ऐड करके 2 I0 बना और अंदर बच गया 1, यहाँ से भी 2 I0 कॉमन है, सो 1 प्लस कॉस फाइव रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू 2 I0। 1 प्लस कॉस फाइव इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ 2 कॉस स्क्वायर 5/2, सो आई आर इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अगर आई आर, ये जो फाई है ये इंटीग्रल मल्टीपल है, फाई की वैल्यू 2m पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आई आर का आंसर आएगा 4I0। और अगर ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है, डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई की वैल्यू होती है फाई, ये होता है, ये मैंने आपको कंडीशंस में डिराइव कराया हुआ है। अगर डेल्टा एक्स की टर्म में लें तो एम लैम्डा यहाँ पे होता है डेल्टा एक्स और फाई होता है 2m पाई। तो अगर हम ये पुट करेंगे फाई की वैल्यू 2m पाई तो आई आर का आंसर मैक्सिमम आएगा 4I0। बट अगर हम हाफ कर देंगे, पाई/2 कर देंगे, तो आपको पता है कॉस वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पूरी इंटेंसिटी आई आर बन जाएगी 0, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। तो अगर रिजल्टेंट की इंटेंसिटी 0 हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर 4I0 हो तो मैक्सिमम होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है इन दोनों के बीच में, 2m पाई से लेके m प्लस हाफ पाई तक। तो अगर मुझे इंटेंसिटी को प्लॉट करना हो फाइनल वेव की, तो देखिए यहाँ पे बना मैक्सिमा, यहाँ पे बनेगा मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ऐसे फिर मिनिमम, ऐसे इधर मैक्सिमम इधर मिनिमम। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 है, ये वाली 4I0, और यहाँ पे मिनिमा आएगा तो वो फर्स्ट पाई पे, यहाँ पे मैक्सिमा, ये मैक्सिमा 2 पाई पे, फिर यहाँ पे मिनिमा, इंटेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये 3 पाई वाला पॉइंट होगा, 4 पाई पे फिर मैक्सिमम, ऐसे यहाँ पे बचे 0 पे मैक्सिमम 4I0 इंटेंसिटी, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4I0, और यहाँ पे मिनिमा बना वो कॉस माइनस पाई पे होगा, और इधर फिर -2 पाई, मिनिमा बनेगा -3 पाई, ऐसे ऐसे हम आगे इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैक्सिमा होगा वहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होगी, जहाँ पे मिनिमा होगा वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व होगी, स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क पैटर्न बनेंगे। ठीक है, तो बच्चे देखो इंटेंसिटी फेज डिफरेंस के साथ वेरी कर रही थी, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव हो रही है कि डिस्ट्रक्टिव हो रही है, फेज 90 है, फेज 180 है, तो हम cos फाइव के फैक्टर में फाइव की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि आइदर विल बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। तो पूरे प्रोसेस में इसमें क्या इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड,
कहीं पे आप चेक कर रहे हो डार्क फ्रिंज है तो एनर्जी खत्म है, ब्राइट फ्रिंज है तो एनर्जी बिल्डअप हो रही है। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड इन इंटरफेरेंस? तो आंसर इज येस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज होल्ड्स गुड हेयर, क्योंकि जब टू वेव्स आउट ऑफ फेज सुपर इम्पोज होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। उस केस में इंटेंसिटी लाइट की, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो इंटेंसिटी भी लाइट की जीरो हो जाती है और एनर्जी भी खत्म हो जाती है, एनर्जी ऑल्सो बिकम जीरो। तो लाइट एनर्जी उस पॉइंट पे डिस्ट्रॉय हो जाती है कंप्लीटली। तो एनर्जी तो बट डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती, आपको पता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंजेस इनटू अनदर। तो जो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में खत्म हुई वो एनर्जी अपीयर हो जाएगी किसमें? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी बिल्डअप होती है और उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो जितना एनर्जी का लॉस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हुआ होता है वो सारा लॉस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें ऑब्जर्व हो जाता है। तो ओवरऑल एनर्जी होल्ड्स गुड इन इंटरफेरेंस कंसेप्ट। ठीक है, कि जो मैंने आपको फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन कराया था, बीटा बीटा जो है वो है फ्रिंज विड्थ, मतलब दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बीटा, विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था बीटा डिपेंड्स करता है कैपिटल डी पे। व्हाट इज कैपिटल डी? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स। व्हाट इज स्मॉल डी? उसके ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को रिड्यूस कर देंगे, स्मॉल डी को रिड्यूस कर देंगे, तो क्या इफेक्ट होगा बीटा पे? जो फ्रिंज विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस स्मॉल करने से और अगर दो सोर्सेज को पास कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ मे बी इट्स टू लार्ज, तो स्क्रीन जो है वो एक ही फ्रिंज के साथ पूरी कवर हो जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी फ्रिंजेस बनेंगे कि पूरी स्क्रीन पे हमें एक ही फ्रिंज दिखेगी। तो वो पैटर्न को इफेक्ट कर सकता है, तो डी को बड़े वाइजली चूज किया जाता है ताकि स्क्रीन पे प्रॉपर पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो। ठीक है, तो जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न है जो गुड कंट्रास्ट के साथ आए, तो उसके लिए फिर क्या कंडीशंस हैं? देखो, अगर कैपिटल डी को बढ़ा देंगे फिर से बीटा बहुत बढ़ भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वाइजली चूज करते हैं। तो स्क्रीन पे एक फिक्स सस्टेन्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। इसका मीनिंग क्या है कंडीशन सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न की? कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं वो स्क्रीन पे फिक्स हों और हमें ऑब्जर्व हों। इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेट टू बी सस्टेन्ड इफ द पोजिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या कह सकते हैं कि ब्राइट और जो डार्क फ्रिंजेस की पोजिशन है दैट इज रिमेन फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन। और इसका जो कंसेप्ट है वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो अगेन टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। देखो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल? Two sources are said to be coherent when they produce a light of same wavelength, same frequency, and two waves producing by the coherent source either should be of constant phase difference or their phase difference should be कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज हैं अगर इंडिपेंडेंट हो जाएं, दो सोर्सेज इंडिपेंडेंट हो जाएं तो उन्हें हम इनकोहेरेंट बोलते हैं। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज से स्क्रीन पे पैटर्न नहीं ऑब्जर्व होगा। इसीलिए जो इनिशियल फेस है बिटवीन द वेव्स और वो टाइम के साथ रेंडमली वेरी करता है, तो स्क्रीन पे पैटर्न नहीं आता और उन चेंजेस को आई डिटेक्ट भी नहीं कर सकती। उनको इनकोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। तो फेस डिफरेंस कांस्टेंट होगा तभी स्क्रीन पे फिक्स पैटर्न ऑब्जर्व होगा। सेकंड है कि जो सोर्सेज हैं उन वो लाइट को जब प्रोड्यूस करें तो वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करने चाहिए, मतलब कि लाइट जो उनसे निकल रही है, इमिट हो रही है, दैट शुड बी कंटिन्यूस, बिना रुके कंटिन्यूसली लाइट प्रोड्यूस होनी चाहिए। और थर्ड है
थर्ड पॉइंट कि सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है, जिन सोर्सेज से लाइट निकल रही है, दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के क्लोज होंगे तो जो डी है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उससे बीटा, क्योंकि 1/d के बीटा डी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर दो सोर्सेज एक दूसरे के पास होंगे तभी फ्रिंजेस हमें अलग अलग डिटेक्ट हो पाएंगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डी को बड़ा कर देंगे तो बीटा बहुत छोटा हो जाएगा, तो फ्रिंजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हो सकती हैं और हो सकता है आई को दिखे भी ना। तो डी इसलिए ऐसा होना चाहिए कि दोनों सोर्सेस पास होंगे, तो डी जो है वो कम हो जाएगा जिससे बीटा बड़ा हो जाएगा और फिर हमें फ्रिंजेस दिखेंगी, बट डी इतना भी छोटा ना हो जाए कि बीटा बहुत बड़ा हो जाए। फाइन। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, हम ये बोल सकते हैं कि जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं दैट शुड बी नैरो। Two coherent sources should be narrow and light should be monochromatic. अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो होंगी तो स्क्रीन पे पैटर्न फिक्स होगा, और जो एम्पलीट्यूड है टू वेव्स का emitted by these coherent sources that should be equal to get complete contrast between ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। एम्पलीट्यूड दोनों सोर्सेज से निकलेगा, वो इक्वल होगा, तभी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का जो कंप्लीट कंट्रास्ट बनेगा। पहले एक ब्राइट फ्रिंज आएगी, फिर उतनी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, कंट्रास्ट में बनेंगी। तो दीज आर सम कंडीशंस। अगर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, उसे हम लिक्विड में इमर्स कर दें, और वो जो लिक्विड में हम इमर्स कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो n, तो फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट होगा? तो मीन्स होल apparatus immersed in a liquid of refractive index n, तो जो वेवलेंथ है वो कैसे चेंज होगी? देखो वेवलेंथ जो होती है, सपोज चेंज हुई वेवलेंथ और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो पहली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली थी वेवलेंथ लैम्डा, चेंज हुई वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा डैश बाय एन। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो अगर n ग्रेटर है 1 से तो ये जो लैम्डा, दिस इज नॉट डैश, दिस इज ओनली लैम्डा, तो ये लैम्डा डैश छोटा हो जाएगा लैम्डा से। ठीक है, अब क्या होगा, अगर लैम्डा जो है वो बड़ा हो गया और लैम्डा डैश छोटा हो गया, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो कम हो जाएगी। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी है, बी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लैम्डा डैश छोटा हो गया, इसके छोटा होने से फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। ठीक है, देखो फ्रिंज विड्थ जो होती है, नई फ्रिंज विड्थ बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश डी बाई डी है, तो लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा बाई एन, तो लैम्डा डैश को जब मैं लैम्डा बाई एन पुट करूंगी तो जो फ्रिंज विड्थ है वो इस फैक्टर के से हम निकाल सकते हैं, जो नई फ्रिंज विड्थ है बीटा डैश वो पुरानी फ्रिंज विड्थ की, ये इसको मैंने पुरानी फ्रिंज विड्थ पुट कर दिया बाय एन, इतनी वैल्यू से चेंज हो जाएगी जब हम उसे लिक्विड में इमर्स कर देंगे। क्लियर? ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है c बाय वी, एंड c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो लाइट जब किसी भी मीडियम में जाएगी तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो c जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बड़ा है, तो ये लैम्डा डैश छोटा हो जाएगा और ये टर्म बड़ी होगी। उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाय एन।